हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, संरचना, रासायनिक संगठन, विशेषताएं और कार्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की रेखित पेशियों में देखा था। यानी कि सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले कीट की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया नाम दिया था। इसी प्रकार अल्टमान ने 1894 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था और सी बेंडा ने 1897 ईस्वी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय फ्लेमिंग व अल्टमान को दिया जाता है, लेकिन सामान्यतः हम अल्टमान को ही मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के रूप में, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। सिक्विज ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा था, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स किसने कहा था? सिक्विज नामक वैज्ञानिक ने कहा था। पेटेजियस ने पेशियों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम दिया था। यानी कि पेटेजियस नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने पेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसे सार्कोसोम कहा था। इसी प्रकार मीविस नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो पादपों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो मीविस नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की आमाप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 4 से 8 माइक्रोन होती है तथा चौड़ाई है 0.5 से 1 माइक्रोन होती है। इसकी आकृति गोलाकार, बेलनाकार या धागेनुमा हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया 50 से 5000 तक पाई जाती हैं और यह माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। यानी कि वे कोशिकाएं जो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। पादप कोशिकाओं की तुलना में जंतु कोशिका में इनकी संख्या अधिक होती है। जैसे माइक्रोसिस्टिस में एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइक्रोसिस्टिस क्या होती है? एक शैवाल होती है जिसमें एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ट्रिप्नोसोमा जो कि एक प्रोटोजोआ है जिसमें एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चाओस प्रोटोजोन्स में एक कोशिका में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है तथा इसकी बाह्य झिल्ली सपाट व पारगम्य होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली पर अनेक अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर बहुत सारे अंगुलीनुमा उभार होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य 6 से 8 नैनोमीटर दूरी होती है। दोनों झिल्लियों के मध्य की इस स्थान को प्रीकला अवकाश या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं और इस स्पेस में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। यानी कि दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्थान होता है जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं उसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। क्रिस्टी के विषय में सर्वप्रथम प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्रिस्टी की सतह पर, यानी कि जो अंगुलीनुमा उभार होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी की सतह पर F1 कण उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो प्लास्टिड होता है जो कि संपूर्ण जो सजीव जगत है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अब नेक्स्ट हम F1 कण की बात करते हैं। इनका व्यास 85 एंगस्ट्रॉम होता है। कणों के मध्य की दूरी 100 एंगस्ट्रॉम होती है। F1 कण का आकार टेनिस की रैकेट के समान होता है। F1 कण को अन्य नामों से भी जाना जाता है। फर्नाडीज मोरान कण, ऑक्सीसोम, F1, F0 कण, प्रारंभिक कण आदि नामों से F1 कण को जाना जाता है। ऑक्सीसोम फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। F1 कण को 3 भागों में बांटा जाता है।
सबसे नीचे का भाग होता है जिसे आधार कहते हैं, मध्य का जो भाग होता है उसे वृंत कहते हैं, और सबसे ऊपर का जो गोलाकार भाग होता है जिसे सिर कहा जाता है, हेड कहा जाता है। F1 कण के शीर्ष भाग में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का कार्य करता है। F1 कण के शीर्ष भाग में ATS की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया होती है जिसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले तरल को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें DNA, RNA, 70S राइबोसोम, जल, लवण तथा क्रेब्स चक्र के लिए आवश्यक सभी एंजाइम पाए जाते हैं। यानी क्रेब्स चक्र के लिए जितने भी एंजाइमों की आवश्यकता होती है वो सभी इसमें पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र है माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है तथा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो ये एक अपवाद होता है क्योंकि क्रेब्स चक्र से संबंधित सभी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। इसे थोड़ा अच्छे से देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कंपटीशन एग्जाम्स में। क्रेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होता है, तो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है। DNA गोलाकार नगन द्विरज्जुकी यानी कि डबल स्टैंडर्ड DNA वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एवं GC रिच होता है तथा इसमें प्रतिकृति करने की क्षमता भी होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA पाया जाता है वो गोलाकार होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुकी होता है और GC रिच होता है, यानी कि साइटोसिन और थायमिन की तुलना में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा इसमें अधिक होती है और साथ में इसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता भी पाई जाती है। 70S राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने नोट लगा के लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है, अर्थात स्वतः जनन की क्षमता होती है। यह केवल जीवद्रोह में ही संपन्न होती है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। कोशिका में दो ऑर्गन पाए जाते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरितलवक, जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक संगठन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से पदार्थों से बना होता है। प्रोटीन 65 से 70% होता है, वसा 25%, RNA 0.5%, DNA बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यानी कि प्रोटीन 65 से 70% होता है, वसा 25% होती है, RNA 0.5% होता है और DNA बहुत ही कम मात्रा में यानी कि कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक केमिकल होता है जेनस ग्रीन बी जिसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः नीट में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, कौन कौन से कार्य माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में संपन्न करती है। फर्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इस कारण इसे कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं या कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट है, वसा के ऑक्सीकरण का कार्य भी करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का ऑक्सीकरण भी होता है। अगला कार्य है, क्रेब्स चक्र व एटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया कि क्रेब्स चक्र और एटीएस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट कार्य है, एटीएस ऑक्सीसोम में संपन्न होता है तथा इसमें NADPH2, NADH2 एवं FADH2 की ऑक्सीकरण से एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि एटीएस है जो कि ऑक्सीसोम में संपन्न होती है और उसमें NADPH2, NADH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट कार्य है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाशिक श्वसन में भाग लेने वाला प्रमुख कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गन भाग लेते हैं, हरितलवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, जो मार्गुलस नामक वैज्ञानिक था उन्होंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति है वो बैंगनी सल्फर जीवाणु से हुई है, इस प्रकार से मानी जाती है।
नेक्स्ट एक कोशिका की छोटी सी क्लिप है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो इस वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये कोशिका है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग हैं, जैसे केंद्रक है, अंतर्द्रव्य जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो गोलाकार नज़र आ रही है ये स्पेरिकल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा ये अंडाकार हो सकती है और ये इसमें आप अंगुलीनुमा जो परवर्त देख सकते हैं जो कि क्रिस्टी कहलाते हैं। इसकी चारों ओर है वो यानी कि दोहरी झिल्ली होती है, तो बाहर की ओर है आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी झिल्ली होती है, और अंदर की ओर आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली पर बहुत सारे अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर है छोटे छोटे टेनिस की रैकेट के आकार के F1 पार्टिकल्स या F1 कण पाए जाते हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। और इन F1 कणों में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है, जो कि इस प्रकार से होता है, आप इसमें देख सकते हैं ATP का निर्माण होता है। इसी कारण से हमको जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं या कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। जो येलो येलो नज़र आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है जिसमें RNA, DNA, खनिज लवण, जल, इसके अलावा जो क्रेब्स चक्र है उससे संबंधित सभी एंजाइम इस मैट्रिक्स वाले भाग में पाए जाते हैं। ये था माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।